न्यूक्लियर केमिस्ट्री, रेडियो एक्टिविटी। फर्स्ट यू हैव टू लिसन एवरीथिंग, उसके बाद मैं कॉपी करने का टाइम दूंगा, और इट मे बी पॉसिबल यदि कॉपी करने का मैं टाइम नहीं दूंगा तो मैं शेयर कर दूंगा। तो थियोरेटिकल है काफी कुछ, इसमें न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा नहीं है। 3, 4, 5 पेजेस इन टोटल। तो यदि मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा तो थोड़ा सा मुझे कम टाइम लगेगा और हम डाउट डिस्कशन में थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रख पाएंगे। ठीक है, तो पहले सुन लो, मैं फिर 4-5 पेजेस शेयर कर दूंगा, तुम लेक्चर के बाद कॉपी कर लेना। Radioactivity. The word radioactivity, radioactive substance means we have certain substance which has tendency to undergo certain nuclear changes on their own spontaneously. Without help of any external substance, they can undergo some nuclear changes, some nuclear reactions. इस टाइप के सब्सटेंस को कहा जाता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, एंड देयर सच काइंड ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। वो जो न्यूक्लियर चेंजेस करते हैं उस चेंज को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। क्लियर? So if we read the definition of radioactivity, spontaneous emission of certain particles like alpha, beta, gamma from the nucleus of an atom, or splitting of nucleus into 2 or more nuclei is called radioactivity, and the atom is called radioactive atom. Clear? ये सब शब्द गलत लिखा हुआ है, radioactive atom ही होना चाहिए। Is that okay? रेडियोएक्टिविटी क्या है? वो सारे न्यूक्लियस जो खुद से किसी न्यूक्लियर चेंजेस में जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, या कुछ अल्फा बीटा गामा पार्टिकल एमिट करते हैं, ऐसे सब्सटेंस को रेडियोएक्टिव सब्सटेंस कहा जाएगा, एंड देयर सच काइंड ऑफ एक्टिविटी इज कॉल्ड रेडियोएक्टिविटी। क्लियर? अब क्वेश्चन आता है, सर व्हाई डू वी हैव रेडियोएक्टिविटीज, व्हाई डू वी हैव सच काइंड ऑफ सब्सटेंस, क्यों वो ऐसा करते हैं? Because any system which is undergoing changes on its own, it has tendency to stabilize themselves itself. तो जब वो अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं तो वो इस चेंजेस में जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ उनके जो न्यूक्लियस हैं दे आर नॉट स्टेबल, दे आर अनस्टेबल। सो जिसके भी न्यूक्लियस अनस्टेबल होंगे वो ऐसे चेंजेस में इन टाइप के चेंजेस में जाएंगे, इस टाइप के चेंजेस परफॉर्म करेंगे। So reason due to unstable nucleus and trying to achieve stability. अब आते हैं हम अल्फा बीटा गामा पार्टिकल पर। वैसे तो हमने पहले भी डिफाइन किया अल्फा बीटा गामा पार्टिकल। क्लियर? फिर से हम देख लेते हैं। अल्फा पार्टिकल is basically nucleus of helium which contains 2 protons and 2 neutrons. Beta particle, it is a beam of electron which is denoted by this sign B -1 0, 0 मास और -1 उसका चार्ज हो गया। अल्फा को ऐसे डेनोट किया था, चार्ज 2 मास 4 यूनिट। क्लियर? गामा पार्टिकल, दे हैव 0 चार्ज एंड 0 मास, इनका ना चार्ज होता है ना मास होता है, दे आर रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। क्लियर? The radiation, one of the wavelength which are coming from the sun. सन में बहुत सारी रेडिएशंस होती हैं, उसमें एक रेडिएशन गामा रेडिएशन भी होती है, गामा रेज होती है। वन मोर टर्म, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन को ऐसे कुछ डिनोट किया था, ये नया है तुम्हारे लिए यहाँ पर। इसका चार्ज +1 होता है, मास 0 होता है। सो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इन दोनों में डिफरेंस इतना है, बोथ हैव सिमिलर मास। क्लियर? दैट इज 0, अप्रोक्सीमेटली 0 मास, but the charge is opposite, एक का +1 चार्ज है, दूसरे का -1 चार्ज। क्लियर? सो पॉजिट्रॉन इज अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर प्रोटॉन भी तो इलेक्ट्रॉन का अपोजिट होता है, बट प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा होता है। पॉजिट्रॉन का मास 0 के आसपास, जिसका इलेक्ट्रॉन का होता है काफी कम होता है। क्या इतना क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. नाउ Yes, देयर sir. आर रिलेटिव प्रॉपर्टीज। स्पीड, सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी, क्या लगता है? इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है? Light. 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 अब लाइट जो तुमने आंसर दिया है, ये 10 तक तुमसे पूछते तो सही आंसर होता। लाइट की जगह और अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? Wave. Gamma rays. Photons. फोटोन की जगह ईएम रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन।
लाइट मतलब विब्ग्योर, जो हमें दिखता है, so they are the part of EM radiation basically, right? Visible range. So light की जगह हम better appropriate word क्या बोलेंगे? EM radiations. And gamma radiations are the part of EM radiation. जैसे light radiation EM radiation का part है, तो gamma की सबसे ज्यादा स्पीड होगी, सॉरी फर्स्ट में गामा की सबसे ज्यादा स्पीड होगी, और उसके बाद बीटा की होगी, और अल्फा सबसे हैवी पार्टिकल है, इसकी स्पीड सबसे कम। क्लियर? फिर आते हैं हम थर्ड पर, थर्ड प्रॉपर्टी पे पहले आते हैं सेकंड के, पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर मींस यदि हम इन्हें एक सॉलिड ब्लॉक पे फोर्सफुली सेंड करेंगे, कितने डेप्थ तक वो ब्लॉक को पेनिट्रेट कर पाएंगे। क्लियर? सो सिंपल सा है, जितना ज्यादा स्पीड हम ये बोले हैं, जितना लाइट पार्टिकल होगा उतना डेप्थ तक जाएगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक ग्लास है जिसकी थिकनेस है 6 इंच, उस ग्लास पे यदि हम लाइट रेडिएशन EM रेडिएशन फॉल करेंगे तो उसे क्रॉस कर जाएंगे, बट क्या उससे इलेक्ट्रॉन या अल्फा पार्टिकल क्रॉस कर पाएंगे क्या? समझ पा रहे हो पेनिट्रेशन पावर? सो पेनिट्रेशन पावर कितना डेप्थ तक कोई पार्टिकल जाएगा, तो गामा सबसे ज्यादा डेप्थ तक जाएगा, अल्फा सबसे कम डेप्थ तक जाएगा। सेकंड वन इज आयोनाइजिंग पावर। जस्ट अ मिनट। Okay. So ionizing and ionization energy. Second one, आयोनाइजेशन पावर और आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं होना चाहिए, आयोनाइजेशन पावर होना चाहिए। क्लियर? अब आयोनाइजेशन पावर क्या होगा? आयोनाइजेशन पावर मींस टेंडेंसी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। किसी भी एक एटम में से वो कितने इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं, दैट इज आयोनाइजिंग पावर। आयोनाइजिंग पावर में एक हाइड्रोजन एटम लेता हूँ, हाइड्रोजन एटम पे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल तीनों को फॉल करते हैं। इफ वी फॉल ऑल दिस पार्टिकल्स, कौन सा पार्टिकल सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, वो उसका आयोनाइजिंग पावर हो जाएगा। क्लियर? सो क्या लगता है, एक बार मैं लाइट रेडिएशन फॉल कर रहा हूँ, या तो मैं इसको ऐसे देखो, मेरे पास एक पार्टिकल है, क्लियर? वो पार्टिकल सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कब होगा? जब मैं उस पे अल्फा पार्टिकल फॉल करेंगे हम, या बीटा पार्टिकल फॉल करेंगे, या गामा पार्टिकल फॉल करेंगे। सबसे हेवी, सबसे ज्यादा हेवी पार्टिकल कौन सा है इसमें? अल्फा। सो अल्फा इसे सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि अल्फा सबसे हेवी पार्टिकल। क्लियर? जो सबसे हेवी पार्टिकल है वो सबसे ज्यादा इसे डिस्टर्ब करेगा, और जो सबसे लाइट पार्टिकल है सबसे कम डिस्टर्ब करेगा। सो आयोनाइजिंग पावर will be maximum for alpha and minimum for gamma. Is that okay? Yes, sir. क्या तीनों ऑर्डर क्लियर है सभी को? यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी की जगह आयोनाइजेशन पावर आना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है थ्योरी ऑफ स्टेबिलिटी। कब कौन सा मतलब हाउ टू डिसाइड स्टेबिलिटी ऑफ एनी न्यूक्लियस, कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल होगा, कौन सा न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा, ये कैसे डिसाइड किया जाएगा? अथर्व का मैसेज है सर आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड आयोनाइजेशन पावर आर सेम। नहीं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल तो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। मुझसे पूछा गया हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन पोटेंशियल कितना है, मैं आंसर दूंगा 13.6 वोल्ट, मतलब जो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी है। क्लियर? आयोनाइजेशन पावर मतलब जो उससे इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है उसके पावर की बात कर रहे हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है
उस हाइड्रोजन एटम की प्रॉपर्टी, और आयोनाइजिंग पावर होगा अल्फा बीटा गामा की प्रॉपर्टी, कि वो इलेक्ट्रॉन को कितने इजीली रिमूव कर पा रहे हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। तो दोनों अलग चीजें। अब कैसे स्टेबिलिटी को डिसाइड करना है? वी हैव वेरियस थ्योरी टू डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ एनी न्यूक्लियस। फर्स्ट थ्योरी n by p रेशियो। फर्स्ट थ्योरी n by p रेशियो, where n denotes number of neutrons, p denotes number of protons। चलो देखते हैं हम क्या है एग्जैक्टली n by p रेशियो। हमने क्या किया एग्जैक्टली, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को y एक्सिस पे लिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को x एक्सिस पे लिया, और ये चेक किया नेचर में कितने स्टेबल न्यूक्लियस हैं। जितने भी स्टेबल न्यूक्लियस है उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या आ रहा है। लेट्स से कैल्शियम है, कैल्शियम के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स स्टेबल न्यूक्लियस है, उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 20 आ रहे हैं। तो न्यूट्रॉन्स को 20 के अलोंग, प्रोटॉन्स को भी 20 के अलोंग ऐसे कुछ ड्रॉ किया। तो जितने भी स्टेबल न्यूक्लियस एग्जिस्ट कर रहे थे सभी को हमने डॉट के फॉर्म में कुछ रख दिया, और उन डॉटेट्स को, क्लियर, इन डॉटेट्स को हमने एक पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर कवर कर लिया। सो हमने ये ऑब्जर्व किया जितने भी स्टेबल न्यूक्लियस थे वो एक बाउंड्री के अंदर कवर हो रहे थे। उसके बाहर इफ वी आर गेटिंग एनी न्यूक्लियस इन जोन 1, इन जोन 2, इन जोन 3, ऊपर नीचे और राइट साइड, यहाँ पे भी कोई न्यूक्लियस आएगा इस जोन के, देन इट विल बी अनस्टेबल न्यूक्लियस। वो कुछ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में काउंट होगा। क्लियर? सो अगेन दिस थ्योरी इज 100% करेक्ट। क्यों करेक्ट है? क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंटली देखा है जितने भी स्टेबल न्यूक्लियस थे they all will be covered in a boundary, that boundary is called stability belt or stability zone। उसे हमने कह दिया कि ये जो बाउंड्री है इसके अंदर जितने भी न्यूक्लियस है, दिस बाउंड्री इज कॉल्ड स्टेबिलिटी बेल्ट। इसके अंदर जो है वो स्टेबल है और इसके जो बाहर है वो अनस्टेबल है। तो ये किसी ने, हमने एक मैथमेटिकली नहीं डिराइव किया है, ये तो हमने प्रैक्टिकली देखा है। जितने भी स्टेबल न्यूक्लियस तो सब इसके अंदर आ रहे हैं। क्लियर? सो इसके बाहर जो है अनस्टेबल, इसके अंदर जो है स्टेबल। एक थ्योरी आ गई। तुमसे पूछा गया कि ये वाला न्यूक्लियस बताओ स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो तुम ये चेक करोगे क्या वो इसके अंदर न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स इस रेंज में आ रहे हैं। यदि इस रेंज में आ रहे हैं तो स्टेबल है, अदरवाइज तुम बोलोगे अनस्टेबल है। क्या इतना क्लियर है फर्स्ट कॉन्सेप्ट n by p रेशियो? यस सर। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है। नेक्स्ट टास्क आता है हमारे पास, if nucleus is unstable then how they will achieve stability, किस तरीके से वो स्टेबिलिटी को अचीव करेंगे। क्लियर? सो सबसे पहले तो हम कुछ ऑब्जर्वेशन लेते हैं इस ग्राफ में। अप टू एटॉमिक नंबर 20 n equal to p फॉर मैक्सिमम स्टेबल न्यूक्लियस, जितने भी मैक्सिमम स्टेबल न्यूक्लियस थे उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स सेम थे अप टू एटॉमिक नंबर 20। ऐसा सभी के लिए नहीं है, कुछ एक्सेप्शन भी है। लिथियम 3 and 7, इसमें 4 न्यूट्रॉन्स है और 3 प्रोटॉन्स है, स्टिल इट इज स्टेबल। तो कुछ एक्सेप्शंस पॉसिबल हैं इसके। फ्लोरीन, फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन्स है और 10 न्यूट्रॉन्स है। क्लियर? बट मैक्सिमम में था कि जितने न्यूट्रॉन्स है उतने प्रोटॉन्स होते हैं फॉर स्टेबल न्यूक्लियस, बट वी कैन हैव एक्सेप्शन टू दिस आल्सो। सेकंड ऑब्जर्वेशन, ये जो सबसे हेवी न्यूक्लियस था ना, मतलब सबसे ज्यादा जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे ऑब्जर्व किए गए, जो स्टेबल था वो था 83 बिस्मथ। यहाँ पे बिस्मथ की स्पेलिंग थोड़ी गलत लिखी, स्टूडेंट के नोट से, उसका पीडीएफ है बिस्मथ, ये कुछ स्पेलिंग होगी। सो बिस्मथ इज द हेवीएस्ट न्यूक्लियस। क्लियर? हेवीएस्ट स्टेबल न्यूक्लियस। 83 एटॉमिक नंबर के बाद कौन सा एटॉमिक नंबर आता है? 84। 84 किसका होता है? एनी आइडिया? तो वो 2 लाइन रहते डाउन के, क्या? वो एम्प्टी स्पेस रहती ना सर, उधर के 2 कॉलम डाउन साइड रहते। नहीं नहीं, मुझे बताओ बिस्मथ नंबर 83 है तो 84 किसका आएगा? 84 ऑनवर्ड्स ऑल विल बी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। इसका होगा बिस्मथ, नाइट्रोजन फैमिली का है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ। सो बिस्मथ के बाद जो आएगा ऑक्सीजन पोलोनियम, होगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलुनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। सो पोलोनियम एटॉमिक नंबर पोलोनियम 84,
84 onwards, polonium onwards, all are radioactive substance. Clear? For higher atomic number, मतलब जो हम atomic number 20 से बाद higher पे चले जाएंगे, तो उन सभी में number of neutrons proton से ज्यादा होते हैं. तुम देख सकते हो, यदि मैं बात करूं आयरन की, आयरन का एटॉमिक नंबर है 26, मास नंबर है 56. क्लियर? इसमें 26 प्रोटॉन्स और 30 न्यूट्रॉन्स है. So as you go to the higher side, the number of neutrons will be more than number of protons for the stable nucleus. Clear? क्या फर्स्ट 3 पॉइंट क्लियर है सभी को? यस सर। अब क्वेश्चन आता है, इफ वी आर इन जोन 1, वी आर इन जोन 2, वी आर इन जोन 3, देन हाउ दिस एटम विल बिहेव, वो कैसे अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करेंगे? डेफिनेटली किसी भी सिस्टम की टेंडेंसी होगी कि वो स्टेबल बने. यदि वो अनस्टेबल न्यूक्लियस हैं तो कैसे स्टेबिलिटी को अचीव करेगी, ये हमें देखना है. क्लियर? चलो मैं ये बोर्ड पे बताता हूँ. यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, जस्ट मुझे एक्सप्लेनेशन इसका बोर्ड पे देना है. Zone 1, Zone 2, Zone 3. When N by P ratio is too high. हम first case लेते हैं. When N by P ratio, you don't need to write anything, just सुन लेना. When N by P ratio is too high. Clear? अब क्या होगा यदि N by P ratio काफी ज्यादा है? So number of neutrons by number of protons ratio is too high, then expected इस stability zone से काफी ज्यादा आ रहा है. So N by P ratio ज्यादा है, हमें N by P ratio को कम करना है. तो इस टाइप के न्यूक्लियस, नंबर ऑफ जो भी न्यूट्रॉन्स हैं जिनका चार्ज 0, मास 1 है, दे कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन्स. अब ये प्रोटॉन्स में कैसे कन्वर्ट होंगे? यार चार्ज देखो, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में चार्ज और मास हमेशा बैलेंस होता है. तो 0 चार्ज प्लस 1 चार्ज, यहाँ पर एक ऐसा पार्टिकल आएगा जिसके एडिशन पे 0 आता है, तो -1 चार्ज होता है बीटा पार्टिकल का. So 1 equal to 1 plus 0, -1 plus 1 0 0. तो एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा न्यूक्लियस में, बीटा पार्टिकल एमिट करेगा. So we can say that when N by P ratio is too high, that can be decreased by beta decay. बीटा पार्टिकल डीके होंगे और उससे N by P ratio कम हो जाएगा. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिक्रीज होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे. जो ये हाई था, हम कहीं यहाँ पर थे, अब हम यहाँ पर आ गए. समझ में आया? यदि क्वेश्चन आता है इफ N by P ratio is too high, तो किस टाइप का पार्टिकल डीके होगा, किस टाइप के डीके में वो न्यूक्लियस जाएगा, तो उसका आंसर होगा बीटा डीके. क्या इतना क्लियर है? यस सर. यस सर। अब सेकंड केस आता है when N by P ratio यस सर। is too low. when N by P ratio is too low, जितना होना चाहिए मतलब उससे काफी कम हो रहा है, हम कहीं यहाँ पर हैं, जोन 2 में हैं. क्लियर? तो N by P ratio कम है, N को बढ़ाना है, अब अपोजिट रिएक्शन कर दो. प्रोटॉन विल कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन. अब क्वेश्चन आता है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो चार्ज और मास कैसे बैलेंस होगा? +1 0. तो यहाँ पे एक ऐसा पार्टिकल जनरेट होगा जिसका चार्ज +1 है, +1 0 +1 1 1, तो इसका मास 0. क्या होता है ये? व्हाट इज दिस बीटा +1 0? क्या बोला जाता है इसे? पॉजिट्रॉन. पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन डीके. पॉजिट्रॉन। So such kind of substance which has N by P ratio is N by P ratio low
they can increase their N by P ratio by positron decay. First option, it has one more option. क्या ऑप्शन है इसके पास? ये जो प्रोटॉन है ना, अपने डेफिनेटली वी हैव एटम, इनसाइड द एटम वी हैव दिस न्यूक्लियस. न्यूक्लियस का जो प्रोटॉन है, वो जो सबसे क्लोज शेल है उसके, कौन सा शेल सबसे क्लोज होगा? फर्स्ट होगा या सेकंड, थर्ड होंगे सबसे क्लोज न्यूक्लियस? First. Yes, subshell. एंड फर्स्ट शेल इज कॉल्ड विच सबशेल, विच शेल? हम के शेल बोलते हैं. के शेल सर. तो के शेल से एक इलेक्ट्रॉन को ये कैप्चर कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा के शेल से, तो के शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में चला जाएगा और ये दोनों मिलकर न्यूट्रलाइज होंगे न्यूट्रॉन्स बना. +1 -1 0, +1 0 +1. So charge and mass are always balanced. यहाँ पे भी हमने बैलेंस किया है. Such kind of phenomena is called K capture. इसे कहा जाता है K capture. So we can increase N by P ratio by two ways. First way, positron decay. Second way, K capture. Is it okay? हम यहाँ पर थे, यहाँ पर आ गए. हम यहाँ पर थे, यहाँ पर आ गए. N by P ratio कम है तो हमने इंक्रीज कर लिया. N by P ratio ज्यादा था तो हमने डिक्रीज कर लिया. अब थर्ड पॉसिबिलिटी आती है, what if you are present somewhere here? मतलब हमारा एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स दोनों ही काफी ज्यादा है. 83 से ज्यादा एटॉमिक नंबर है. इस केस में बेसिकली हमें क्या करना होगा? हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों डिक्रीज करने होंगे. तो ऐसा कौन सा पार्टिकल अब तक हमने पढ़ा है जो जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं? कौन सा पार्टिकल है ऐसा? अल्फा. जिसमें दो प्रोटॉन होंगे. So such kind of substance which are very heavy, more than atomic number more than 83, they can show alpha D. ऐसे पार्टिकल अल्फा डी के शो कर सकते हैं. और अल्फा पार्टिकल के साथ बीटा गामा पार्टिकल काफी बार हमेशा निकलते ही हैं. जब अल्फा डी के होता है तो बीटा गामा डी के भी होता है. क्लियर है उतना? Yes, sir. यस सर. अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है देखना. एक जो क्वेश्चन बनता है इसका ऐसे बनता है, यूरेनियम 92 232. Uranium 234 is converting into lead 82208. अब जब ये यूरेनियम लेड में कन्वर्ट हो रहा है, तुम्हें ये बताना है कितने अल्फा पार्टिकल एमिट हुए और कितने बीटा पार्टिकल एमिट. हाउ मेनी अल्फा पार्टिकल्स आर एमिटेड, हाउ मेनी बीटा पार्टिकल्स आर एमिटेड. मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बोर्ड पे देख लेना, उसके बाद चाहो तो कॉपी भी कर लेना है. तो 9 हम यूरेनियम से लेड पे जाने, कुछ अल्फा पार्टिकल एमिट होंगे. डेफिनेटली एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन 83, तो अल्फा डीके के थ्रू ये अपना कुछ एटॉमिक नंबर डिक्रीज करेगा, बट अल्फा के साथ साथ बीटा हमेशा रिलीज होता है. तो 92 से 82 पे आए. लेट से n1 अल्फा पार्टिकल हुए हैं, n2 बीटा पार्टिकल हुए हैं. अल्फा का चार्ज 2 यूनिट, मास 4, चार्ज -1, मास 0. क्लियर? पहले मास को कंजर्व कर देते हैं. कितना मास है? 234 इक्वल टू 208 प्लस, बताओ कितना आएगा प्लस? प्लस कितना आएगा? पक्का 4 या कुछ और? सर n1 टाइम्स 4. n1 टाइम्स ऑफ 4. क्लियर? क्योंकि 4 तो एक अल्फा का है, यहाँ पे n2 पार्टिकल एमिट हुए हैं. प्लस 0 into n2 मतलब 0. बीटा में तो मास है ही नहीं. चलो कितना हो गया? मैंने थोड़ा सा नंबर गलत ले लिया था क्या? डिवाइड नहीं हुआ ना. 34 208 ये हो जाएगा. हो रहा है ना डिवाइड? 6 आता है ना. 6 आता है. पक्का 6 आता है? नो सर, डिवाइड नहीं होता. डिवाइड 26/4 आएगा. चलो अब ठीक है. मैंने नंबर Yes, गलत sir, ले अभी लिया.
Yes, sir. अभी Yes, sir. लेते हैं n1 6 आएगा, वो ऐसा ही नंबर आएगा जो डिविजिबल होगा, क्योंकि उसका मास डिक्रीज ही अल्फा के कारण हो रहा है। अब आते हैं हम बीटा पार्टिकल के, n1 आ गया, 6 अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं। अब कर दो चार्ज को कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन 92 इक्वल टू 82 प्लस 2 टाइम्स ऑफ n1 minus 1 time of n2. So 2 times of n1 minus 1 time of n2 plus 82 equal to 92. n1 का वैल्यू 6 रख दो यहाँ पर, 92 minus 82 10, 2 into 6 minus n2, 10 equal to 12 minus n2, कितना आ जाएगा n2? 2. So कितने अल्फा पार्टिकल और कितने बीटा पार्टिकल एमिट हुए हैं? 6 and 2. 2. क्लियर है? Yes. सो ये सारे कॉन्सेप्ट के कैप्चर वगैरह हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं अभी। फर्स्ट थ्योरी था हमारा n/p रेशो, जिसके बेसिस पे हमने स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी डिसाइड की। इवन ये भी डिसाइड किया which kind of changes can be occur in a given atom nucleus if n/p ratio is too low, n/p ratio is too high and all। तुम देखोगे यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है ना, इन जनरल बीटा पार्टिकल ऑलवेज एमिट्स विथ अल्फा पार्टिकल। जब तुम कॉपी करोगे लेक्चर नोट्स तो सब कुछ मिलेगा तुम्हें यहाँ पर। इवन ओड कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियॉन्स। Second theory, how to decide stability of any nucleus, that is even odd concept of nucleus। First, number of neutrons, number of protons, समझना। Practically, again experimentally, practically it is observed that the number of nucleus which are stable, let's say उनका total number हमारे पास कुछ था 155, 55, 50, roughly we have 265 nucleus which are stable। Definitely we do not have 265 elements, फिर 265 nucleus कैसे stable आ रहे हैं? So ये stable इसलिए आ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे elements ऐसे हैं जिनके दो isotopes stable होते हैं, जैसे chlorine 35, chlorine 37, ये दोनों stable हैं। तो जहां पे भी 2 न्यूक्लियस स्टेबल है तो डबल काउंट हो गया, 3 न्यूक्लियस स्टेबल है तो 3 काउंट कर लेंगे। टोटल 265 न्यूक्लियस नेचर में थे जो स्टेबल न्यूक्लियस थे, और उसमें से हमने ये ऑब्जर्व किया आउट ऑफ 265 155 न्यूक्लियस हैव बोथ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इवन एंड इवन, जिसमें इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे। So just observation, based on observation we can conclude that if both neutrons and protons are even, then nucleus will be more stable। अब हमने फिर ये ऑब्जर्व किया कुछ 55 न्यूक्लियस ऐसे थे जिसमें न्यूट्रॉन्स इवन, प्रोटॉन्स ओड थे। 50 न्यूक्लियस कुछ इस टाइप में थे where number of neutrons are odd and number of protons are even। So when both are even, the stability chances is more। When one is even, another is odd, then the stability chances is somewhat less। When both are odd, number of neutrons and protons, then we have least possibility of a stable nucleus। 265 में सिर्फ 5 न्यूक्लियस ऐसे हैं जो स्टेबल थे, इसमें दोनों न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ओड थे। अगेन इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। हमारे पास कोई सा थ्योरी या कोई फॉर्मूला या लॉ नहीं है कि इसको हम ऐसे डिस्क्राइब करें, ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है। क्लियर है उतना? Yes, sir. सो बेसिकली ये दो थ्योरी हमने देखी जो स्टेबिलिटी को डिसाइड करते हैं। एक
n by p रेशियो कॉन्सेप्ट है कि इवन आउट कॉन्सेप्ट, और दोनों ही एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। नेक्स्ट इसमें आता है टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। कितने टाइप के न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं? फर्स्ट वन, नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्शन। इट इज स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर रिएक्शन ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस। नेचुरल मतलब जो नेचर में हो रहे हैं, खुद से हो रहे हैं, आर्टिफिशियली नहीं कराए जा रहे हैं, फोर्सफुली नहीं कराए जा रहे हैं। सो नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्शन कब होंगे? जब सब्सटेंस खुद रेडियो एक्टिव हो जाएगा। तो नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्शंस, it is spontaneous nuclear reaction of an unstable nucleus। जब खुद अनस्टेबल होगा तब ये रिएक्शंस परफॉर्म होंगे। सेकंड, नेचुरल के अगेंस्ट कौन सा होगा? आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन। इट इज आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। इसे आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन भी कहा जाता है। क्लियर? It is conversion of a stable nucleus into another nucleus in laboratory। हम लेबोरेटरी में फोर्सफुली एक न्यूक्लियस को दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट कर रहे हैं। खुद से रिएक्शंस नहीं होंगे। नाइट्रोजन रिएक्टेंट, इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन रिएक्टेंट इज आल्सो कॉल्ड पेरेंट एलिमेंट। क्लियर? हमने क्या किया, नाइट्रोजन के एक एटम को एक न्यूक्लियस पर एक अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक किया। सो अल्फा पार्टिकल इसके न्यूक्लियस पे जाके स्ट्राइक हुआ और उसके न्यूक्लियस को कन्वर्ट कर दिया प्रोडक्ट में, ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें का मास 17, एटॉमिक नंबर 8 था, और एक साइड बाय साइड यहाँ पे पार्टिकल रिलीज हुआ जो प्रोटॉन था। चार्ज एंड मास इज ऑलवेज कंजर्व। यहाँ पर मास कितना रिएक्टेंट में? 14 + 4। रिएक्टेंट में 14 + 4, प्रोडक्ट में 17 + 1 18। चार्ज कितना है? 7 + 2 9, 8 + 1 9। इस रिएक्शंस में कुछ चीजें जो हमने ऑब्जर्व की, चार्ज मास कंजर्व है, फर्स्ट पॉइंट। रिएक्टेंट इज कॉल्ड पेरेंट एलिमेंट, प्रोडक्ट इज कॉल्ड डॉटर एलिमेंट। प्रोडक्ट को कहा जाता है डॉटर एलिमेंट। और जो पार्टिकल रिएक्शन परफॉर्म करवा रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, स्ट्राइकिंग पार्टिकल। और एक और पार्टिकल जो एमिट हो रहा है, बाय प्रोडक्ट है, साइड प्रोडक्ट है, उसे एमिटेड पार्टिकल कहते हैं। क्या रिएक्शन समझ में आ रही है सभी को? यस सर। इस रिएक्शन को वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट इन दिस मैनर। रिएक्टेंट को पहले लिखते हैं हम, स्ट्राइकिंग पार्टिकल, कॉमा, एमिटेड पार्टिकल, देन ब्रैकेट क्लोज, देन प्रोडक्ट। ऐसा भी रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? ये रिप्रेजेंटेशन है इस न्यूक्लियर रिएक्शन का। ये दोनों रिएक्टेंट, ये दोनों प्रोडक्ट। See the representation. This is the representation of reaction. Clear? यस सर। Yes, sir. अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पर, थर्ड टाइप के रिएक्शन पर, न्यूक्लियर फ्यूजन। पहला हमने देखा था नेचुरल रिएक्शन जो नेचर में होती हैं अनस्टेबल न्यूक्लियस के लिए। सेकंड रिएक्शन था जो आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में परफॉर्म की जाती है। थर्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, एंड द फोर्थ वन इज न्यूक्लियर फिजन। द वर्ड फ्यूजन मीन्स मर्ज होना और फिजन मीन्स ब्रेक होना। क्लियर? फ्यूज मीन्स मर्ज होना, फिजन मीन्स ब्रेक होना। When two small nucleus combine to give heavy nucleus, we call it nuclear fusion. One of the example, deuterium and tritium can combine to form helium and neutron. Basically this is one of the reaction which occur in sun. sun में reaction होता है और highly energetic reaction है, बहुत ज्यादा energy release होता है इस reaction में। Clear? So दो छोटे nucleus, एक हाइड्रोजन का, दोनों हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं, एक ड्यूटेरियम एक ट्रिटियम, कंबाइन होकर हीलियम प्रोड्यूस कर रहे हैं। सेकंड, नेक्स्ट न्यूक्लियर फिजन। यहाँ पर न्यूक्लियर फिजन व्हेन अ हेवी न्यूक्लियस splits into two or more smaller nucleus. एग्जांपल एटम बम, इसमें न्यूक्लियर फिजन होता है। यूरेनियम 235 स्ट्राइकिंग पार्टिकल इज न्यूट्रॉन,
ये कन्वर्ट हो जाता है बेरियम एंड क्रिप्टॉन में, क्लियर। और ये जो बेरियम एंड क्रिप्टॉन में ब्रेक होता है उसके बाद इट कैन ऑल्सो रिलीज 3 न्यूट्रॉन। पता है यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन एटम बम में न्यूट्रॉन ने स्टार्ट की थी। एक यूरेनियम एटम है, उस पर एक न्यूट्रॉन जाके स्ट्राइक हुआ, कुछ प्रोडक्ट बना, और प्रोडक्ट के साथ साथ 3 न्यूट्रॉन रिलीज हुए। अब ये 3 न्यूट्रॉन कितने न्यूक्लियस को स्ट्राइक होंगे यूरेनियम के? क्या ये 3 न्यूट्रॉन फर्दर 3 को जाके स्ट्राइक होंगे? और वो फर्दर 3 को जाके स्ट्राइक होंगे तो फर्दर कितने न्यूट्रॉन रिलीज होंगे? फिर से 3 हो जाएंगे, 9 होंगे। 9 into 3 27, 27 into 3 81। सो ये रिएक्शन मल्टीप्लिकेशन रिएक्शन होगा, क्लियर। इसे चेन रिएक्शन कहा जाता है। इसीलिए जो एटम न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, एटम बम होते हैं, उसमें जो रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं दे आर हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाईली वी कैन से वेरी फास्ट रिएक्शन, बहुत जल्दी वो रिएक्शंस हो जाते हैं, क्लियर। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में रिएक्शंस हो जाते हैं बिकॉज दे आर मल्टीप्लिकेशन रिएक्शन, ठीक है। दोनों ही रिएक्शंस में काफी एनर्जी रिलीज होगा। ये जो एग्जांपल है यहाँ पर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर न्यूक्लियर रिएक्शंस पे एनर्जी रिलीज होता है, बट यस मैक्सिमम न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होता है। फ्यूजन में भी हो रहा है इस एग्जांपल में, और फिजन में भी एनर्जी रिलीज होता है, क्लियर। इफ यू वांट टू कंजर्व चार्ज इन मास तो वो कंजर्व होगा, देख सकते हो। 235 + 1 236, 141 + 92 + 3 टाइम्स ऑफ 1, ये भी 236 आएगा। चार्ज 92 है, 56 + 36 + 0, ये 92 आ जाएगा। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। इसके बाद आता है ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। फर्स्ट अल्फा डीके। अल्फा डीके में लेट्स वी हैव पेरेंट एलिमेंट x, डॉटर एलिमेंट कुछ y बन गया, फॉर विच एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2 यूनिट, मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4 यूनिट, क्योंकि 2 यूनिट और 4 यूनिट चार्ज एंड मास है अल्फा पार्टिकल का। क्या ये रिएक्शन समझ में आता है? यस सर। Yes, sir. अब मुझे बताओ नाइट्रोजन का ग्रुप कौन सा है पीरियोडिक टेबल में? एनीवन? नाइट्रोजन प्रेजेंट इन विच ग्रुप? अरे पीरियोडिक टेबल नाइट्रोजन का ग्रुप बताओ। नहीं आइडिया किसी को भी? 10 तक नहीं Sir, पढ़ा है इतना? 15 is ग्रुप 15 ग्रुप है ना। yes. 14 ग्रुप है कार्बन फैमिली का, और 13 ग्रुप है बोरोन फैमिली का, क्लियर। अब नाइट्रोजन अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज होगा, बचेगा 5, मतलब बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5 तो, और मास नंबर 4 से डिक्रीज होगा 10। सो बोरोन पे आ गए हम, क्लियर। अल्फा पार्टिकल रिलीज हो गया है 2 and 4। अब मुझे बताओ व्हेन अल्फा पार्टिकल इज एमिटेड, पहले ग्रुप था 15, अब ग्रुप हो गया 13। कैन वी से दैट इन पीरियोडिक टेबल दैट एलिमेंट ग्रुप नंबर डिक्रीजेस बाय 2 यूनिट? वो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा 2 यूनिट से। क्या उसका ग्रुप डिस्प्लेस हो गया है? पहले 15 था, अब 13 हो गया है। Yes. दिस इज कॉल्ड ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। सो नथिंग इज स्पेशल, कुछ भी इसमें ऐसा अलग नहीं है, ना ही बहुत ज्यादा कुछ ऐसा ट्रिकी है। सिंपल सा लॉजिक है, अल्फा पार्टिकल में 2 यूनिट चार्ज कम हो जाएगा। सो जो भी पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल एमिट करेंगे उनका ग्रुप नंबर 2 से डिक्रीज हो जाएगा। डॉटर एलिमेंट इज प्लेस्ड 2 position left in the periodic table from parent element after or during alpha decay. Clear? Parent and daughter elements are isodiaphers of each other. What is the definition for isodiaphers? क्या डेफिनेशन है? पूरव, प्रणव? Same n minus p. Same difference in number of neutrons and protons. Clear? तुम चेक करो, यदि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तुमने 2 यूनिट से डिक्रीज किए अल्फा डीके में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 2 यूनिट से डिक्रीज किए, क्या डिफरेंस सेम होगा? हम ये कर रहे हैं 9 - 7 फर्स्ट केस। अब मैं 9 को भी 2 से डिक्रीज कर देता हूँ, 7 को भी 2 से डिक्रीज कर देता हूँ। क्या 7 - 5 9 - 7 सेम रहेगा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। n - 3
If you are changing n and p both by the same value, then their difference will remain same. Clear? अब आते हैं हम बीटा डीके पर। बीटा डीके ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्या बीटा का जो चार्ज है वो -1 यूनिट होता है? यदि Yes, पेरेंट sir. एलिमेंट का एटॉमिक नंबर z है तो डॉटर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर z+1 होगा, क्योंकि चार्ज को कंजर्व करना है। z इक्वल टू z+1 एटॉमिक नंबर ऑफ डॉटर एलिमेंट -1 बीटा का, सो 1 कैंसिल हो जाएगा। क्या लगता है, यदि एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हो गया है डॉटर एलिमेंट का, तो अब ये पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा या राइट साइड शिफ्ट होगा? राइट। कितने यूनिट? Right. कितने 1 unit. 1 1 यूनिट। यूनिट। 1 unit. मास नंबर पेरेंट और डॉटर एलिमेंट का सेम है या डिफरेंट है? सेम है। Same है. मास नंबर है एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, उसे क्या कहा जाता है? सब्सटेंस व्हिच हैज सेम एटॉमिक Isobar. Isobar. आइसोबार। Isobar. साहिल बोर से। चलो बीटा डीके के दोनों पॉइंट पढ़ो जल्दी से। Daughter element is placed on position right in PT form parent element after during beta D. सेकंड, Parents and daughter elements isobars of each other. गामा डीके, गामा डू नॉट हैव एनी चार्ज एंड मास। इसका ना चार्ज होता है ना मास होता है, ये सिर्फ एनर्जी होती है। सो जब भी कोई भी न्यूक्लियस when they are undergoing certain kind of changes, clear, when they are going under certain kind of changes, they will release certain energy. वो जो एनर्जी रिलीज करेंगे वो होती गामा रेडिएशंस, and such kind of parent element and daughter element have same atomic number, same mass number. The only difference is their energy level. उनका एनर्जी अलग अलग हो जाएगा। रिएक्टेंट का एनर्जी कुछ ज्यादा था, इसलिए उसने एनर्जी को लूज कर दिया, क्लियर, गामा के फॉर्म में। सो हियर पेरेंट एंड डॉटर एलिमेंट हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल। व्हेन दे हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल वी कॉल देम न्यूक्लियर आइसोमर्स। सेम न्यूक्लियस का कॉम्बिनेशन है बट डिफरेंट एनर्जी लेवल। तो गामा डीके में ना एटॉमिक नंबर चेंज होता है, ना मास नंबर चेंज होता है, ना ग्रुप डिस्प्लेस होता है। वही ग्रुप रहेगा, वही एलिमेंट रहेगा, सिर्फ न्यूक्लियस की एनर्जी चेंज होगी। पेरेंट एंड डॉटर एलिमेंट्स आर न्यूक्लियर आइसोमर्स, सेम प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट एनर्जी लेवल। क्या इतना क्लियर है? सर किसमें sir. हायर है एनर्जी? रिएक्टेंट में जिसने एनर्जी रिलीज करी उसके पास ज्यादा है। रिएक्टेंट एनर्जी गामा के फॉर्म में रिलीज कर रहा है तो रिएक्टेंट का ज्यादा एनर्जी, प्रोडक्ट का कम। क्लियर? सर पर एनर्जी कम क्यों हो रही है? गामा तो 0 है। गामा का चार्ज और मास 0 बट गामा एनर्जी तो है ना, फोटोन तो है वो। यस सर। गामा रेडिएशन मींस व्हाट? हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन। वो एनर्जी डिक्रीज करने के लिए ही यूटिलाइज होती है। चलो यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. ये लास्ट वाला कॉन्सेप्ट जो है मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये फाइल मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पर, और इसमें आगे भी इसके कुछ कुछ है, शायद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यू जस्ट नीड टू कॉपी फर्स्ट 5 पेजेस एंड इट विल टेक मैक्सिमम आई थिंक 15-20 मिनट्स। उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कर लेना कॉपी, ठीक है? पेंडिंग मत छोड़ना।
During nuclear reaction, certain mass converts into energy. During nuclear reaction, some of the mass will convert into energy, and that energy is given by change in mass into c square. Clear? E equal to mc square, आइंस्टाइन इक्वेशन से ये एनर्जी रिलीज होती है. न्यूक्लियर रिएक्शन में क्वेश्चन रेज हो सकता है, क्यों इतना ज्यादा एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट रहता है? बिकॉज हियर मास इज कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी, और c होता है 3 into 10 to the power 8, 10 to the power 8 के ऑर्डर, उसका भी स्क्वायर 10 to the power 16. तो 1 यूनिट मास भी कन्वर्ट होगा तो 10 to the power 16 यूनिट एनर्जी रिलीज होगा. क्लियर? सो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस, क्योंकि उसमें मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और इस इक्वेशन से हम वो एनर्जी भी कैलकुलेट करते हैं. अब एक क्वेश्चन और रेज होता है, जब प्रोटॉन्स में इतना ज्यादा रिपल्शन है, हाउ द प्रोटॉन्स simultaneously can present inside the nucleus which is very small, has very small size. बहुत कम वॉल्यूम में फिर प्रोटॉन्स स्टे क्यों करते हैं? उनका रिपल्शन क्यों नहीं डोमिनेट करता है? वो क्यों एक दूसरे से दूर नहीं चले जाते? तो उसका रीजन ये है कि जब भी हम एक न्यूक्लियस को फॉर्म करते हैं, न्यूक्लियस कंस्ट्रक्ट करते हैं, कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और जो मास, लेट्स से मेरे पास कुछ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स है, 4 प्रोटॉन से 4 न्यूट्रॉन से इनका मास आना चाहिए 8 यूनिट सभी का मिलाकर, बट मास हो जाता है कुछ 7.95 यूनिट. तो कुछ मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, जो उनका इंडिविजुअल मास एडिशन है और जो न्यूक्लियस का कंबाइंड मास, उनमें डिफरेंस है. दैट डिफरेंस इन मास इज कॉल्ड मास डिफेक्ट. इसे कहा जाता है मास डिफेक्ट. क्लियर? सो मास डिफेक्ट इज द डिफरेंस इन इंडिविजुअल मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स, जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, एंड द एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस. जब वो अलग अलग थे तो मास ज्यादा है, जब कंबाइन हो गए तो मास कम हो गया, क्योंकि थोड़ा सा मास कन्वर्ट हो गया एनर्जी में, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी. उस एनर्जी को कहा जाता है बाइंडिंग एनर्जी, जो सारे न्यूक्लियॉन्स को, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स को एक छोटे से वॉल्यूम में बाइंड करके रखती हैं, एक छोटे से वॉल्यूम में स्टोर करके रखती हैं. That energy is called binding energy. और ये कहां से आई? ये आई मास डिफेक्ट के कारण. तो डेल्टा m into c square is binding energy. समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट? ये इस क्वेश्चन का आंसर है न्यूक्लियस which has very small volume, why protons with very high repulsion is staying inside the nucleus. तो उसका आंसर है because some mass converts into energy, और जो मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है वो बाइंडिंग एनर्जी, जो उन्हें बाइंड करके रखती है. कोई डाउट यहाँ तक? Is that okay? और पता है ये तो फॉर्मूला हो गया, सब कुछ ऐसा यूनिट में लोगे, ये भी ऐसा यूनिट में आएगा. बट इफ यू वांट टू कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो तुम्हें डेल्टा एम को लेना होगा किस यूनिट में? एएमयू में, एटॉमिक मास यूनिट में, और C का वैल्यू लेना होगा 931.5. तो ये फॉर्मूला है जो फ्रीक्वेंटली यूज भी किया जाता है. बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा मींस 10 to the power 6. इलेक्ट्रॉन वोल्ट का तो हमें पता ही है, उसमें 10 to the power 6 का फैक्टर आ गया. डेल्टा एम इन एएमयू, C का वैल्यू, C स्क्वायर का वैल्यू आएगा 931.5. सो ये फॉर्मूला भी काफी बार यूज किया जाता है. C मतलब सॉरी, C stand for C velocity of light, hc by lambda c, 3 into 10 to the power 8 meter per second. Clear? yes sir. Yes, sir. एक काम करते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री मेरा कंप्लीट हो गया है. मैं कुछ क्वेश्चंस क्लास में ही इसके प्रैक्टिस करा देता हूं पहले, फिर हम होमवर्क डिस्कशन पे चलते हैं. एक्सरसाइज 1 का पेंडिंग था ना लास्ट सेक्शन? Yes, sir. एक्सरसाइज Yes, 1 H पार्ट 2 6 क्वेश्चंस हैं. H सेक्शन H पार्ट 2 6 क्वेश्चन. यू हैव 4 मिनट्स फॉर दिस 6 क्वेश्चन. जल्दी से कर लो. H1 H2 H3 H4 H5 H6 एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 अभी करना है तुम्हें, मैं वेट कर रहा हूँ. 4 मिनट्स दे रहा हूँ मैं.
फिर डिस्कस करते हैं। चलो हो गए क्या क्वेश्चंस? H1 कार्बन 611 ऑन डीके प्रोड्यूसेस। मुझे ये पता है कार्बन का 612 वाला आइसोटोप स्टेबल है, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज टू प्रोटॉन 1 आना चाहिए। अभी मुझे दे रखा है कार्बन 611, न्यूट्रॉन्स 5, प्रोटॉन 6। So neutron by proton ratio is less. N by P ratio is less than expected. जो भी स्टेबल होने हैं उससे कम है। तो N by P ratio जब कम होगा तो न्यूट्रॉन्स को बढ़ाना है, प्रोटॉन्स को कम करना है। प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट होंगे तो क्या इमिट होगा? पॉजिट्रॉन इमिट होगा क्या? When protons converts into neutrons, चार्ज को बैलेंस करने के लिए पॉजिट्रॉन इमिट हो जाएगा। क्या होगा H1 का आंसर? A positive. Positron. H2 cobalt is radioactive because cobalt 1627। देखो इसका रेडियोएक्टिव होने का रीजन है कोबाल्ट 27, इसका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है दैट इज 33, वो 33 आ रहे हैं। तो न्यूट्रॉन्स काफी ज्यादा हैं। स्टेबल न्यूक्लियस कोबाल्ट का होता है शायद 57 58, इसका एटॉमिक नंबर मास नंबर होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ गए, N/P रेशियो इज हाई। जो स्टेबल न्यूक्लियस है उससे N/P रेशियो कुछ ज्यादा है। तो आंसर फॉर H2 इज C। H3 तो लेक्चर नोट्स में लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन पावर देख लेना। H4 क्या होगा? क्या H4 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा हो गए, N/P रेशियो इज टू हाई? तुम पूछ लो, जो भी डाउट है तुम अपने एंड से पूछ लो। H4, H5, H6 में कौन सा एक्सप्लेन करना है मुझे बोर्ड पर? H4. Fourth, sir. H4.
H4 H4 में हमें दे रखा है ये स्टेबल न्यूक्लियस है एल्यूमिनियम का, इसमें न्यूट्रॉन्स है 14, प्रोटॉन्स है 13. नाउ द क्वेश्चन इज aluminum 1329 is expected to disintegrated by, so aluminum 1329 16 by 13, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है, न्यूट्रॉन्स हमने इंक्रीज कर दिए, so n by p ratio is too high. बता दो आंसर क्या होगा. बीटा एमिशन. n by p को कम करना है हमें, न्यूट्रॉन्स को प्रोटॉन्स में कन्वर्ट कर दो, 0 1 प्लस 1 1, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए बीटा को एमिट करवा दो. इज दैट ओके? H4 Yes, sir. H5 H6 में से कुछ एक्सप्लेन करना है क्या? क्या H6 आया है सभी का? Yes, sir. कुछ अल्फा पार्टिकल एमिट हो गए, Yes, कुछ sir. बीटा. अब तुम एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हो, सर H6 में हमें अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है ऐसा, अच्छा दिया हुआ है, नहीं भी दिया होता तो हमें इससे जज करना होता, मास नंबर चेंज हो रहा है तो अल्फा पार्टिकल ही एमिट हो रहा होता. चलें डाउट्स पर हम. Yes. कहां से स्टार्ट करना है? Which exercise? Exercise 1, part 2, Section G. Section G. चलो, you can type your doubts of exercise 1 part 2 section G. इसके पहले का सब कुछ डिस्कस हो गया है ना? Yes, sir. ठीक है. Exercise 1 part 2 section G. ये चैप्टर ऑफिशियली कंप्लीट हो गया है, थ्योरी पार्ट. अगेन डिस्कशन पेंडिंग है, नो डाउट, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ. मेरा एंड से कंप्लीट हुआ है, तुम्हें अपने एंड से कंप्लीट करना है. अभी लेक्चर नोट्स उसके कंप्लीट करने हैं, थ्योरी पढ़ना है, होमवर्क कंप्लीट करना है. एक्सरसाइज 1 2 3 ऑर्डर यही रखना है, पहले 1 देन 2 देन 3. चलो, एक डाउट आया है सिर्फ G6 सेक्शन G पार्ट 2 से, एक ही डाउट है G6. हमें के एलिमेंट शेल में कुछ दे रखे हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 10 प्लस 11 21 23, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3. so 8 plus 3 11. हमें कुछ वेनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है G6 में. गिवन इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट X, K शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 plus 6 plus 3, और लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स. द नंबर ऑफ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट L equal to 2. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट फॉर L equal to 2? चलो, L 0 0 1 0 1 0 2. हाँ मानस, किस सबशेल के लिए L2 है यहाँ पर, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं हमें? 3. क्लियर है? Yes, sir. आदित्य का डाउट है, सर व्हाट इज डोनट शेप? दिस इज कॉल्ड डोनट शेप. dz स्क्वायर में एक कुछ डबल होगा और एक डोनट शेप होगा. क्लियर? ये डोनट शेप इसे कहा जाता है. Yes, sir. और कोई डाउट नहीं है सेक्शन जी में किसी का भी?
क्या हम एक्सरसाइज 2 से स्टार्ट करें हम? G10. G10. For an electron in n equal to 3 has only one radial node, orbital angular momentum of the electron v. n equal to 3 हमें दे रखा है, one radial node दे रखा है, मतलब n minus l minus 1 is 1, तो l का वैल्यू 1 आ गया तुम्हारा। हम बात करें 3p सबशेल, n equal to 3, number of radial node is 1, n minus l minus 1 is 1, तो यहां से हमने प्रेडिक्ट किया p सबशेल। अब पूछा है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, सो अंडर रूट l plus 1 h क्रॉस, l का वैल्यू 1 रख दो, रूट 2 h क्रॉस। ये कोई ऑप्शन ऐसा? सी ऑप्शन। क्लियर? Yes. अच्छा मुझे ये बताओ, for He plus ion 3s 3p 3d किसका एनर्जी ज्यादा होगा? for He plus ion तीनों का होगा। सर इक्वल्स पर तीनों का सेम है। इक्वल आएगा। ठीक है, ये हमने लिखा है। for hydrogen and hydrogen like atom energy depends only on n not l. प्रिंसिपल क्वांटम। Yes, ठीक sir. है, चलो गुड। Shall we start with exercise 2 now? Exercise 2 part 1 करें हम यहां से स्टार्ट। Exercise 2 part 1. You can type doubts of exercise 2 part 1 in chat box fast. ओके, ये मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, डाउट्स इतने कम क्यों आ रहे हैं? क्या सारे क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो गए या सॉल्व किए ही नहीं है अब तक? एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 से सिर्फ एक ही बच्चे का डाउट है और किसी का भी डाउट नहीं, 35 बच्चों में। सर पूरे सॉल्व नहीं हुए क्वेश्चन। 17 तक ही हुए। तो कुछ तो किए होंगे कल से आज तक। Yes. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 एंड 29 जितने डाउट्स आए उतने तो मैं ले ही लेता हूँ। और ध्यान रखो एक्सरसाइज 2 एंड एक्सरसाइज 3 सैटरडे तक कंप्लीट कर लो, मैं डिस्कस करूंगा सैटरडे को। क्वेश्चन नंबर 24 एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। इन एन ऑर्बिटल द साइन ऑफ लूप्स इंडिकेट साइन ऑफ द वेव फंक्शन। जो साइंस होते हैं ना लूप्स के, कभी कभी हम प्लस माइनस लिखते हैं, वो वेव फंक्शन के साइन रिप्रेजेंट करते हैं। वेव फंक्शन के नेम बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। क्लियर है? 24। Yes, sir. 29 number of electrons in a or in an orbit। देखो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक फॉर्मूला है किसी भी शेल में 2n², बट यहाँ पे दे रखा है सारे फॉर्मूले l+1 वाले फॉर्म में। कैन वी से दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल इज 2 टाइम्स ऑफ 2l+1? किसी भी एक सबशेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये फॉर्मूला लिखा है क्या हमने पहले? Yes, sir. अब हम Yes, क्या sir. करते हैं, जितने भी सबशेल्स हैं
उन सभी के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देते हैं। सो दिस साइन रिप्रेजेंट एडिशन। जितने भी सबशेल है, हमने लेट से थर्ड शेल ले रहे हैं, 3s के इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, फिर 3p, फिर 3d सबको ऐड कर दिया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं किसी भी शेल में। तो l का वैल्यू वेरी करते हैं हम फ्रॉम 0 टू n-1। पहले l को 0 रखो, प्लस l को 1 रखो, प्लस l को 2 रखो, प्लस कहां तक जाना है, अप टू n-1। थर्ड शेल है तो l को लेकर जाएंगे हम 2 तक, फोर्थ शेल है तो 3 तक। क्लियर? तो दिस साइन रिप्रेजेंट एडिशन, और ये ऊपर नीचे लिखा होता है, इसका मतलब है पहले l को 0 रखा, प्लस देन 1, कहां तक लेके जाना है, अप टू n-1। इज दैट ओके? Yes, sir. सर हाँ सर एक्सरसाइज 1 के पार्ट 3 में एक डाउट है सर। अच्छा, एक्चुअली कुछ बच्चे चैट बॉक्स एडमिन वाले चैट बॉक्स में सेंड करो, मैंने शायद वो ओपन कर दिया सबके लिए, क्योंकि तुम दूसरे उसमें सेंड करोगे तो पता नहीं चलेगा। मतलब मैं जिससे लेक्चर लेता हूँ उसका चैट बॉक्स में नहीं देखता हूँ, जो ऑलरेडी एडमिन है कंप्यूटर है उसमें देखता हूँ मैं। हाँ कुछ बोल रहा था, फिर से बोल। सर एक्सरसाइज 1 में पार्ट 3 में डाउट है। ठीक है, उसको मैं लेता हूँ नेक्स्ट टाइम। मैं भी एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 कर रहा हूँ, तो पहले ये कर लेता हूँ, उसको नेक्स्ट टाइम याद दिलाना। Excuse me, sir. यस, टोटल नंबर ऑफ स्पिन क्या होता है? मतलब क्वेश्चन था टोटल। ये फॉर्मूला लिख लो। टोटल स्पिन इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इनटू प्लस हाफ और माइनस हाफ। जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसमें प्लस हाफ या माइनस हाफ का मल्टीप्लाई कर देंगे, और वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वी हैव प्लस हाफ और माइनस हाफ स्पिन। जितने भी अनपेयर्ड है सबको ऐड कर दिया, दैट इज टोटल स्पिन। You can write this formula in your lecture notes. हाँ, ये मैंने शायद नहीं लिखा है। ओके, 24 के बाद 29 हो गया, देन क्वेश्चन नंबर 3 एंड 26। थर्ड पे क्यों आ गए वापस नितिन? क्या थर्ड क्वेश्चन पहले डिस्कस नहीं हुआ है? मैं 26 पहले बता देता हूँ। म्यू दे रखा है 2.83 बोर मैग्नेट्रॉन। म्यू का वैल्यू होता है n+2 बोर मैग्नेट्रॉन। अब काफी बार हम क्या करने जाएंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं करना है। हमें ये पता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दैट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। ये फ्रैक्शनल तो हो नहीं सकता है, होल नंबर होगा। अब यदि ये होल नंबर होगा, इनको 1 रख के देखो, 2 रख के देखो, 3 रख के देखो, मैच कर लो। क्लियर? ऐसा नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। So just you need to put value of n as whole number. Start करो 1 से, √3 मैच नहीं कर रहा है, 2 रखो, √8 ये मैच कर जाएगा। √8 is just less than √9। √9 होता है 3, ये भी 3 से थोड़ा सा कम, ये भी 3 से थोड़ा सा कम। आया समझ में? So 26 में हमें ये तो पता लग गया 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब हमें ये चेक करना है जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस ऑप्शन में होंगे। Fe2+ configuration organ 3d6, number of unpaired electron 4. Ni2+ organ 3d8, number of unpaired electron 2. Mn2+ cobalt 3+ organ सब में आ जाएगा 3d5, cobalt 27, 3d6, number of unpaired electron 5, number of unpaired electron 4. Answer is nickel. Clear है 26? Varad? Yes, sir. Then third question. An oil drop has this charge. Find out the number of electrons. Third question. टोटल चार्ज दे रखा है, टोटल चार्ज होता है +-n। तो ये पॉजिटिव है तो इसे भी पॉजिटिव ले लो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है, मतलब टोटल चार्ज दे रखा है उसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करो तो कितना
कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो आ जाएंगे 6.39 divided by 1.6 आंसर इज 4 इलेक्ट्रॉन क्लियर नितिन यस सर। चलो पार्ट 1 इज कंप्लीट किसी का कुछ पेंडिंग तो नहीं है अभी now you can go for complete exercise 2 then exercise 3 सेशन एंड करें फिर आज का लेक्चर नोट सबसे पहले कॉपी कर लेना पढ़ लेना यहां से क्वेश्चंस आएंगे ना न्यूक्लियर केमिस्ट्री से टेस्ट में सर यस सर वो मोजली कौन था क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है साइंटिस्ट था नहीं सर मैच द फॉलोइंग है तो मतलब क्या करेक्ट होगा कौन सा एटम मोजली के साथ एटॉमिक नंबर मैच कर रहा है हाँ उसने मोजली ने एक इक्वेशन दी थी जिससे एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट किया अब वो आएगा जब मैं बता दूंगा आपको फिजिक्स में बहुत डिटेल में है बट जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब बता दूंगा उससे एटॉमिक नंबर पूरा पीरियोडिक टेबल बेसिकली डिटरमाइन किया था एटॉमिक नंबर डिटरमाइन कर सर और कोर्स प्लानर आया क्या क्या